नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए डिकोड एग्जाम ने एक फ्री इनिशिएटिव शुरू किया है जो फ्री क्रैश कोर्स के नाम से है, जिसमें आपको 150 लेक्चर कराए जा रहे हैं उन विषयों से संबंधित जिन हर विषयों के टॉपिक्स से प्राय परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आपका प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास मैंने समाप्त करा दिया है, उसकी वीडियोस जाके जरूर देख लीजिएगा। इन वीडियोस को देखने का सबसे अच्छा तरीका यह हो सकता है कि आप आराम से इन वीडियोस का जो हर वीडियो के लिंक में आपको एक गूगल डॉक का वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसमें प्रॉपर डे वाइज शेड्यूल दिया गया है, क्लास वाइज शेड्यूल दिया गया है। जैसे आज आप ये देख रहे हो कि आज 105वीं क्लास है, तो ऐसे क्लास वाइज शेड्यूल दिया गया है, किस दिन किस विषय की क्लास है, उसका क्लास नंबर क्या है। तो आप अपने हिसाब से भी जो विषय चाहें उन विषयों का भी कर सकते हैं या संपूर्ण तरीके से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। निसंदेह ये जो है आपके परीक्षा में एक अनुपम रामबाण की तरह सिद्ध होगा, है ना, और आपके नंबर के इनहेंसमेंट, नंबर बढ़ाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी के साथ साथ डिकोड एग्जाम ने एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है ना। टेस्ट सीरीज 7000 प्रश्नों की यह श्रृंखला है जिसको डिकोड एग्जाम ने लॉन्च किया है, जिसमें 4000 प्लस 3000 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण जो है आपके सामने कंपाइलेशन है। 4000 प्रश्न वो मेंटरशिप प्रोग्राम वाले हैं। इन 4000 प्रश्नों का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, मतलब ऐप के माध्यम से पीडीएफ टेस्ट, पीडीएफ सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन भी। वीडियो सॉल्यूशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें आपको तरीके बताए गए हैं कि आप प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, जो प्रश्न ना आते हुए भी हो उनको कैसे सॉल्व करना है, कथन कारण वाले प्रश्न कैसे हैंडल करने हैं, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न कैसे हैंडल करने हैं, सत्य सत्य वाले प्रश्न कैसे हैंडल करने हैं, मिलान मैचिंग वाले प्रश्न कैसे हैंडल करने हैं, ताकि समग्रता से आप चीजों को समझ सके। क्योंकि मोर देन 50% प्रश्नों का तरीका जो है, मैं कहूं मोर देन 70% इस बार तो प्रश्न इसी प्रकार के थे। वन लाइनर प्रश्नों की संख्या निरंतर रूप से घट रही है और आगे भी ये घटेगी। तो इस क्रम में इसी नए पैटर्न को फॉलो करते हुए ये टेस्ट सीरीज है। ये अपने आप में 4000 प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन और 3000 प्रश्न यानी 15 फुल लेंथ टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे। फुल लेंथ टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे। फुल लेंथ टेस्ट जैसा कि आयोग का पैटर्न है, 140 प्रश्न आपके जीएस के और 60 प्रश्न आपके हिंदी के। तो इस तरीके से आपको एक फुल लेंथ टेस्ट की भी जो है इसमें 15 फुल लेंथ टेस्ट की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो इसको आप ले सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अभी आरओ के लिए तो बहुत समय है, 22 दिसंबर को पेपर है, लगभग 3 महीने का यहां से समय है। और जो साथी केवल पीसीएस दे रहे हैं, दोनों दे रहे हैं, वो तो आंख बंद करके इसको ले लो। जो पीसीएस दे रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। और मात्र 800 रुपए इस जो है इस टेस्ट सीरीज की फीस है। यदि आपको ये ज्यादा लग रहे हैं तो आप सीरियस अभ्यर्थी के लिए ये फीस ज्यादा नहीं है, जितने में पूरा कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है। ऐप के माध्यम से आपको ये मिलेगा। जो भी कोई समस्या आ रही हो आप सीधे ऐप से जाके परचेज कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या आ रही हो तो आप डिकोड एग्जाम के ऑफिशियल नंबर हैं, इन पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, इन पर कॉल कर सकते हैं। यहां से आपको यथासंभव जो भी उचित मार्गदर्शन होगा वो मिल जाएगा। चलिए तो आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो भारत के भूगोल की ये 7वीं कक्षा है। 6 क्लास इससे पहले भारत के भूगोल की और हो चुकी है। 7वीं कक्षा है जिसमें हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को देखेंगे और कृषि के कुछ बेसिक्स देखेंगे। यद्यपि कृषि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो करंट ओरिएंटेड होते हैं, है ना। जो डेटा आपसे पूछा जाता है वो करंट ओरिएंटेड होता है। ज्यादा बड़ी क्लास आज की नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनसे बहुत सारी चीजें, अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है, नदी जल विवाद, उनसे बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इनको फटाफट 30-40 मिनट में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना कहां कहां है। देखो, बहुउद्देशीय नदी घाटी का क्या मतलब है, मतलब उससे क्या होगा, बांध बना के सिंचाई भी हो रही होगी, टरबाइन पे पानी घुमा के बिजली भी उत्पन्न की जा रही होगी, कुछ और भी कार्य हो सकता है हो रहा हो। मतलब उस बांध का वो जो डैम है उसका बहुउद्देश्य है, मल्टीपर्पस है, इसलिए इनको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से संबोधित किया जाता है। हो सकता है उससे कोई नहर निकाल दी गई हो आसपास के एरिया की सिंचाई के लिए, है ना। हो सकता है उससे जल विद्युत बन रहा हो, है ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रयोग जो है एक बांध बनने से हो सकते हैं, इसलिए इनको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। कौन कौन सी प्रमुख हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, जैसे सरदार सरोवर बांध। आपसे क्या पूछेगा, दो ही बात पूछ सकता है, कहां है और किस नदी पर है। हाँ, यद्यपि जो
ट्रेंडिंग में रहते हैं, जो चर्चा में रहते हैं किसी ना किसी कारण से, किसी का हमने रिजर्वोयर बढ़ा दिया, किसी में कोई दुर्घटना हो गई, कोई वीक पड़ रहा है, कोई सर्वे आ गया कि भाई फलाना बांध कमजोर पड़ रहा है या ऐसा है या ऐसा है, तो इस प्रकार के जो बांध होते हैं, इस प्रकार की जो घाटी परियोजनाएं होती हैं वो प्रायः चर्चा का विषय रहती हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है और गुजरात में है। तो सरदार सरोवर, सरदार से आपको पता ही है कौन से सरदार, हमारे एक ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात में उनकी मूर्ति बनी है, प्रतिमा बनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो उससे आप याद रख सकते हो, ठीक है, मतलब गुजरात में है। और सरदार जी का स्वभाव कैसा था? नरम गरम था, मतलब जरूरत पड़ने पे एकदम नरम और जरूरत पड़ने पे एकदम गरम। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ऐसे आप चीजें ध्यान रख लेंगे, ठीक है। चलिए, भाखड़ा नागल बांध, तो भाखड़ा नागल है ना, भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है? सतलुज नदी पे है और हिमाचल प्रदेश में है। तो भाखड़ा नागल, तो भांगड़ा है और नागल, बोले भांगड़ा कर मतलब कोई गल मत कर, सतलुज मतलब सब लोग, तो सब लोग क्या करो? भाखड़ा नागल, कोई गल मत करो मतलब कोई बात मत करो, सब लोग भाखड़ा करो मतलब भांगड़ा करो, सतलुज मतलब सब लोग, तो सब लोग सतलुज, और भाखड़ा नागल कोई गल मत करो, भाखड़ा नागल करो, ठीक है। तो भाखड़ा नागल किस पे है? सतलुज पे है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, अब देखो इस पे जल विद्युत लग गया, मतलब इससे केवल जल विद्युत का काम हो रहा है, इससे केवल जल विद्युत बनाई जा रही है, पानी को गिरा के टरबाइन घुमा के विद्युत उत्पन्न की जा रही है, तो वो केवल जल विद्युत परियोजना है। तो शिव समुद्रम किस नदी पे है? कावेरी, और कावेरी नदी कहां पड़ती है? कर्नाटक में। मैंने आपको याद कराया था शिव समुद्रम, कावेरी का उद्गम स्थल याद कराया था, कैसे? कावेरी, क्या बेरी हो गई? तो कह रही थी नहीं, ब्रह्मा जी की पहाड़ी पे से गिर गई थी, मतलब ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो था इसका उद्गम स्थल था, तो बोले ब्रह्मा जी जहां होंगे वहीं शिव जी होंगे, मतलब शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? जलप्रपात भी है, जल विद्युत परियोजना भी है, तो किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। कई सारी चीजें एक साथ याद हो जाती हैं, ठीक है। नागार्जुन सागर जल विद्युत परियोजना, तो कालिया नाग, नागार्जुन से मैंने आपको याद कराया था कालिया नाग, और कालिया नाग को किसने कूटा था? भगवान श्री कृष्ण है। तो ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा नदी कहां पड़ती है? अगर मैप में भी आपको नदियों की लोकेशन पता है तो आप आराम से इसको करके ले जाएंगे, है ना, इसलिए मैप पे भी चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। कृष्णा नदी कहां पड़ती है? आपकी आंध्र प्रदेश में। चलिए, हीराकुंड परियोजना, तो हीराकुंड है ना, हीराकुंड से याद करो हीरा ठाकुर, है ना। सूर्यवंशम, सूर्यवंशम जिसने नहीं देखी उसने भारत का सिनेमा नहीं देखा। सेट मैक्स वाले पहले टीवी के जमाने में हर दूसरे दिन सूर्यवंशम दिखाता था, और वो खून वाली खीर, है ना। तो सूर्यवंशम मतलब हीरा ठाकुर जो थे उसमें वो क्या थे? महान आदमी थे, हर कोई नमस्ते करता था हीरा ठाकुर को, है ना। तो क्या थे? महान आदमी थे। तो मतलब हीरा कुंड, तो हीरा ठाकुर और महान नदी, मतलब महानदी पर जो है हीरा कुंड बांध हैगा, ठीक है, हीरा कुंड परियोजना है। और कहां पड़ती है महानदी? महानदी आपके ओडिशा प्रांत में पड़ती है, ठीक है। चलिए, इडुक्की, तो इडुक्की किस नदी पर है? पेरियार में है। नहाने गए हो आप, गंगा जी गए हो या आपके आसपास की जो भी नदी है वहां गए हो, तो आप अपने दोस्त से कह रहे हो एरी यार, मतलब पेरी यार, अरे यार एक क्या कर, एक डुबकी मान ले भाई, एक डुबकी मतलब इडुक्की, एक डुबकी मान ले, पेरी यार, अरे यार, तो अरे यार एक डुबकी मान ले, मतलब इडुक्की परियोजना जो किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। और पेरियार नदी कहां पड़ती है? आपकी केरल में, ठीक है। चलिए, मयूराक्षी परियोजना है, तो मयूराक्षी, मयूराक्षी नदी पर ही है और ये पश्चिम बंगाल में पड़ती है, ठीक है। मयूराक्षी नदी है और मयूराक्षी परियोजना कहां पड़ती है? पश्चिम बंगाल में। चलिए, माता टीला परियोजना किस नदी पे है? तो बेतवा। तो माता और बेटा, बेतवा मतलब बेटा, माता बेटा ऐसे याद कर लेना, मतलब माता टीला जो बांध है या माता टीला परियोजना है वो किस नदी पर है? वो बेतवा नदी पर है, ठीक है। तो माता बेटा ऐसे याद कर लेना। और बेतवा नदी कहां पड़ती है? आपकी उत्तर प्रदेश में। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये है सर यमुना की सहायक नदी। तो बेतवा किसकी है? यमुना की सहायक नदी। तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में। चलिए, पोचमपाद परियोजना कहां पड़ती है? ये गोदावरी नदी पर है और तेलंगाना में पड़ती है, ठीक है। पोचमपाद, तो इसको कैसे भी ध्यान रख लेना, मुझे जैसे याद है मैं आपको बता नहीं सकता। चलिए, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना में पड़ती है। आगे चलते हैं, रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। टिहरी परियोजना जो है, टिहरी बांध है ना, सबसे ऊंचा डैम माना जाता है टिहरी बांध। अभी इनको डिटेल में भी सारे बांधों को देखेंगे। तो टिहरी डैम जो है भागीरथी नदी पर है और कहां पड़ता है? आपके उत्तराखंड में। टिहरी डैम जो पड़ता है उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। चलिए, चंबल परियोजना जो है चंबल नदी पर है ना, चंबल परियोजना चंबल नदी पे है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में, ठीक है। चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? यमुना की, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हो सकती थी, बहुउद्देशीय का मतलब मैंने आपको बता दिया,
एक से अधिक जिसका यूज हो रहा है, जल विद्युत बनाया जा रहा है, बांध बनाया जा रहा है, बांध के जल का सिंचाई में प्रयोग किया जा रहा है, पेयजल में प्रयोग किया जा रहा है, तो वो बहुउद्देशीय हो गई। ठीक है, चलिए अब इनको डिटेल में देख लेते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है ना, 5वीं सबसे बड़ी नदी है। सर्वप्रथम 45-46 में ये सब हुआ, कोई बात नहीं। इस परियोजना के अंतर्गत 30 बड़ी, जिसमें से 10 नर्मदा नदी पर, 20 उसकी सहायक नदी पर, इतने बांध बनाए गए हैं। सरदार सरोवर परियोजना, तो इसको जरूर याद रखोगे, हमने पहले भी देख लिया, गुजरात राज्य में है और नर्मदा नदी पर है। जितना हाईलाइट कर रहा हूं उतना जरूर लिख लेना, नोट कर रहे हो तो नोट कर लेना, वरना इतना जरूर याद कर लेना। ठीक है, चलिए नदी पर जो है, नर्मदा नदी पर स्थित है, तो ये हो गया। ठीक है, फिर इसका पूर्ण जलाशय स्तर इतना है, कोई दिक्कत नहीं, इतने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के जल पर इतने प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश को भी प्राप्त होता है। ठीक है, जबकि गुजरात को इतने प्रतिशत हिस्सा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए, जबकि फिर परियोजना से उत्पादित विद्युत में सर्वाधिक 57% विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश को और महाराष्ट्र को की जा रही है। अतः सरदार सरोवर ने मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ दिया है। तो ये याद रखना है, देखो ये रहा, ये पूरी नर्मदा नदी रही। ठीक है, यहां जो है इस पे सरदार सरोवर डैम है, तो सरदार सरोवर डैम, क्योंकि ये वाला हिस्सा मध्य प्रदेश का पड़ेगा, ये गुजरात का पड़ेगा, सरदार सरोवर डैम गुजरात में है ना, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, लेकिन बिजली जो सबसे ज्यादा वो दे रहा है, वो किसको दे रहा है? मध्य प्रदेश को दे रहा है। दिमाग में रखना ये बात, फैक्ट है, पेपर में पूछा गया है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित कौन कौन से राज्य हो रहे हैं? गुजरात तो है ही है, राजस्थान भी हो रहा है, महाराष्ट्र भी हो रहा है और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र नीचे ही है ना, राजस्थान यहां है, मतलब यहां डैम बना तो चारों तरफ के आसपास के जो राज्य हैं वो उससे लाभान्वित हो रहे हैं। फिर चाहे वो गुजरात हो, गुजरात के ऊपर राजस्थान हो, बगल में मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना, अगर फैक्ट इस तरीके से आ जाए कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं तो ध्यान रखना। सरदार सरोवर योजना का विरोध करने के उद्देश्य से ही 1986 में मेधा पाटकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना की थी, है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये पूछा जाता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने किया था? मेधा पाटकर ने। इनका कहना था कि नर्मदा पे बांध बनाने से, सरदार सरोवर बांध बनाने से आसपास के बहुत सारे गांव डूब जाएंगे। यद्यपि सरकार ने उनको मुआवजा दे दिया था, उनकी भूमियां क्रय करके उनको पैसा दिया गया था, लेकिन ठीक है, आंदोलनकारियों का अपना काम होता है। नर्मदा सागर परियोजना को इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं, है ना, तो इंदिरा सागर बांध भी किस पे है? नर्मदा पे है। तो इंदिरा भी कैसी थी? नरम गरम थी, गरम ज्यादा थी, तो ये भी आपको नरम गरम से ही याद रखना है। दोनों जो है एकदम गरम स्वभाव के नेता, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी। चलिए, तो इस तरीके से आपको नर्मदा घाटी की जो परियोजना है वो देख ली। चलिए अब देखते हैं भाखड़ा नागल। तो मैंने आपको याद कराया, भाखड़ा, सब भांगड़ा करो, नागल कोई भी गल मत करो, कौन करो? सब लोग, मतलब सतलुज। तो ये सतलुज नदी पर है, बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा नागल, सतलज नदी पर भाखड़ा और नागल दो बांध हैं, ये अलग अलग का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण 1963 में पूरा हुआ था। यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध को, जलाशय को गोविंद सागर के नाम से भी जाना जाता है। भाखड़ा नागल बांध का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है। ठीक है, तो भाखड़ा नागल का एरिया भी देख लो, भांगड़ा सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा, तो उसी वाले एरिया में है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को थोड़ा सा फायदा हो रहा है, मतलब राजस्थान को ऊपर से भाखड़ा नागल से फायदा हो रहा है, नीचे से सरदार सरोवर बांध से फायदा हो रहा है। तो राजस्थान क्योंकि मरु क्षेत्र है ना, रेतीला क्षेत्र है, इसलिए वहां आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से जो भी नहरें हो सकती हैं, जो भी सिंचाई की संभावनाएं हो सकती हैं, जो भी जलापूर्ति की संभावनाएं हो सकती हैं, उनको पूरा किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया भाखड़ा नागल डैम। आगे चलते हैं, फिर आ गए कावेरी नदी बांध। तो कावेरी नदी जो है आपके दक्षिण भारत में पड़ती है, ये बह रही है। ठीक है, अब कौन कौन से राज्यों को टच कर रही है? कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु दो में इसका बेसिन है, दो में ये नदी बह रही है। देखो, फिर जल विद्युत विकास का कार्य अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 में दार्जिलिंग नगर में विद्युत आपूर्ति के सिद्रोपोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। यह भी पूछा जाता है, दार्जिलिंग वाला जो सिद्रोपोंग जल विद्युत संयंत्र है, यह भारत का सबसे पुराना संयंत्र है, याद रखना, है ना। कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम था। कावेरी को याद कराया था, क्या बेरी हो गई? वो कह रही थी नहीं, मैं ब्रह्मा की पहाड़ी पे से गिर गई थी, मतलब ब्रह्मगिरी पहाड़ी इसका उद्गम स्थल है, और जहां ब्रह्मा जी रहेंगे वहीं शिव जी रहेंगे, तो शिव समुद्रम। 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र है, तो पहले नंबर पे दार्जिलिंग वाला सिद्रोपोंग लगाओगे, वो नहीं है तो इसको लगाओगे, किसको? शिव समुद्रम को। ठीक है, ये है।
कृष्णाराज सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर ही है, तो एक और बांध है यहाँ कृष्णाराज सागर बांध। ठीक है, कृष्णाराज सागर बांध की रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया तैयार की थी। कृष्णाराज सागर बांध के पास वृंदावन उद्यान है। कावेरी नदी का जल विवाद में सम्मिलित राज्य है। अब देखो कावेरी नदी जल विवाद यद्यपि आगे भी देखेंगे, लेकिन ये पूछा जाता है तो दो राज्यों में तो इसका क्षेत्र ये कर्नाटक तमिलनाडु ये तो होंगे ही, कर्नाटक तमिलनाडु। केरल क्यों है? क्योंकि केरल ये को बिल्कुल यहां से इसको जो है केरल को भी थोड़ा बहुत पानी प्राप्त होता है, इसलिए केरल है। और पुदुचेरी तो यहां भी है और इधर भी है, तो पुदुचेरी तो अपने आप शामिल हो ही जाएगा। ठीक है, मतलब 4 राज्य हैं जिनमें 2 में बेसिन है। किस किस में? कर्नाटक तमिलनाडु, केरल बिल्कुल चिपका हुआ है तो केरल भी है, और पुदुचेरी भी इनसे चिपका हुआ है तो वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं आगे नागार्जुन सागर बांध। तो नाग है, और नाग जो कालिया नाग था उसको किसने निपटाया था? भगवान श्री कृष्ण ने। तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना, इस पर बहुउद्देशीय लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जल विद्युत भी उत्पन्न कर रही होगी, सिंचाई की कमियां भी पूरी कर रही होगी, नहरें इत्यादि का निर्माण भी इससे हो रहा होगा। कृष्णा नदी पर है, यही बात हमें याद करनी थी। और यह कहां है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में विस्तारित है। यह तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मध्य है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में है। ठीक है, चलिए हीराकुंड बांध पे आ जाते हैं। तो हीरा ठाकुर थे, है ना, और क्या थे? महान थे। नए से याद किया था, मतलब ये किस नदी पे हो गया? महानदी पे। देखो हीराकुंड बांध ओडिशा में है और महानदी पर बनाया गया है, बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना का अनुसार 1948 में शुरू हुआ था। हीराकुंड बांध संबलपुर इतने लगभग इतने ऊंचा ये सब है, और ये विश्व का क्या है? सबसे लंबा बांध है। भाई हीरा ठाकुर भी तो सबसे लंबा है नहीं, अमिताभ बच्चन सबसे लंबे हैं, तो लंबाई से याद रखना, बड़ा नहीं है, सबसे लंबा है। क्योंकि हीरा ठाकुर सबसे लंबा है इसलिए हीराकुंड बांध सबसे लंबा है। बताओ याद हो गया कि नहीं? सर फैक्ट की कोई टेंशन मत लो, सारा फैक्ट मास्टर याद करा देगा आपको। ठीक है, इस बांध की कुल लंबाई इतने किलोमीटर, मतलब 25 किलोमीटर बांध की लंबाई है। देख रहे हो ये पूरा बांध है 25 किलोमीटर का, है ना। चलिए इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है, की ही जाएगी। 25 किलोमीटर एरिया की दीवार खड़ी कर दी, पीछे पानी भर लिया खूब सारा, तो सिंचाई तो होगी ही इतने लाखों वर्ग किलोमीटर एरिया में। चलिए चंबल घाटी परियोजना। देखो चंबल इस प्रकार के विसर्पों का निर्माण करती है ना। इसको महाखड्ड बोला जाता है। पूरे घूम घाम के चंबल जो है बहती है, और किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। चलिए चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के समीप विंध्य श्रेणी की जानापाव पहाड़ी से निकलती है ना। चंबल के जो खड्डे हैं वहां मैंने आपको याद कराया था, वहां न जा पाओ, मतलब जाना पाओ, वहां नहीं जा पाओगे तुम, वहां नहीं जा पाओगे। तो चंबल का उद्गम स्थल कहां है? जाना पाओ पहाड़ी। ठीक है, इटावा के पास यह यमुना से मिल जाती है। तो चंबल के डाकू मैंने याद कराए थे, है ना। चंबल के डाकू, और डाकुओं से हमने याद किया था इटावा के आसपास का एरिया। चलिए चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। क्योंकि चंबल नदी थोड़ा नीचे से बह के आ रही है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, मतलब जो उत्तर भारत की नदियों पर परियोजनाएं बनाई जा रही है इधर के आसपास को, राजस्थान को एक वहां से एक लाइन वहां से, कहते हैं ना बोले पूरे घर में तार बिछाया, एक तार उधर कोने में भी डाल दिया, बोले एक तू भी ले जा राजस्थान वाला। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ठीक है, ये 3 जो है निर्मित है। अब राणा प्रताप और जवाहर सागर कहां है? राजस्थान में। और गांधी सागर कहां है? मध्य प्रदेश में है। तो चंबल से याद करो कंबल, गांधी जी चलते थे कंबल ओढ़ के चलते थे। जवाहरलाल नेहरू कंबल की क्या सिलवा लेते थे? जवाहर कट सिलवा लेते थे, वो पहन के चलते थे। और राणा प्रताप वो तो युद्ध के प्रतापी शासक थे, तो ऐसे ओढ़ के चलते ही थे। कैसे भी करके याद कर लो, याद होने से मतलब है। ठीक है, चलिए तो ऐसे ध्यान रखना कि चंबल मतलब कंबल, और कंबल जो है उन्होंने उसकी वो सिलवा ली जवाहर कट, और उन्होंने क्या किया? उड़ के चल दिए दोनों, क्योंकि युद्ध में जा रहे थे। तो गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ये तीनों चंबल घाटी परियोजना का हिस्सा हैं या उस पर हैं। ठीक है, चलिए जिनमें गांधी जी जो है वो मध्य प्रदेश में, गांधी जी वैसे भी बीच में ही रहते थे, और बाकी साइड में दोनों, मतलब ये दोनों कहां पड़ते हैं? आपके राजस्थान में। गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम है, मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है ना। इस बांध का शिलान्यास तब हुआ 60 में काम पूरा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो ये आपको जरूर याद रखना है कि चंबल नदी पे जो 3 है, ये पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, गांधी जी मध्य में ही रहते थे, और जवाहर सागर और महाराणा प्रताप सागर जो है, राणा प्रताप सागर जो है, ये कहां है? ये आपके राजस्थान में। चलिए आगे चलते हैं।
टिहरी बांध परियोजना। तो टिहरी जो है वो भागीरथी नदी पर है। टिहरी से याद करो ठहरना, टिहरी मतलब ठहरी है ना, टिहरी मतलब ठहरी, और भागीरथी भाग रही थी भाई, ठहरी नहीं, मतलब भागीरथी नदी पर कौन सा बांध है, टिहरी बांध है। ठीक है, भागीरथी नदी और बिलांगना के संगम से थोड़ा सा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में पड़ता है। टिहरी डैम आप सभी को पता है भागीरथी उत्तराखंड में जो है इससे मिलेगी बिलांगना से, और इनके पास में है। ठीक है, चलिए, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी और बिलांगना नदियों के अतिरिक्त जल का संग्रह कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन करना है। इसीलिए ये जो है बहुउद्देशीय परियोजना हो जाएगी। ठीक है, इस परियोजना को योजना आयोग की स्वीकृति से 1972 में प्राप्त हो गई थी, परंतु 1978 में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के लिए टिहरी जल विद्युत विकास निगम की स्थापना की गई। टिहरी क्या है, सबसे ऊंचा है, याद रखना, टिहरी सबसे ऊंचा है ना, टिहरी सबसे ऊंचा है। और जो सबसे लंबा है, लंबा आदमी कौन है, अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन कौन है, हीराकुंड। तो ये, और ऊंचा जो अगर आपसे पूछ ले तो ऊंचा कौन है, ऊंचाई जो है सबसे ज्यादा किसकी है, वो टिहरी बांध की है ना, टिहरी बांध की। इमेज में ही देख लो कितना हाइट लग रही है टिहरी बांध के। क्यों है ऊंचाई, उत्तराखंड में है भाई, पहाड़ी क्षेत्र है, तो उस हिसाब से पहाड़ों के आसपास का बैलेंस बनाते हुए ऊंचा बनाना पड़ेगा ना, ताकि रिजर्वॉयर जो भरे ऐसा ना हो कि उसके ऊपर से ही पानी बहने लग जाए पहाड़ों की साइड से। तो इसलिए ऊंचाई इसकी मान लीजिए थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि वहां के उच्चावचीय लक्षण भी उसी प्रकार के हैं। ठीक है, तो ये हमने सारा देख लिया। अब देखते हैं दामोदर नदी परियोजना। दामोदर नदी जो है हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। हुगली जो है जब पश्चिम बंगाल में गंगा दो भागों में फरक्का के पास से टूट जाती है, एक शाखा का नाम हुगली है और दूसरी शाखा मेघना के रूप में बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, दामोदर नदी में आने वाले बाढ़ प्रदूषण के कारण इसे बंगाल का शोक कहते हैं। किसको, दामोदर नदी को। तो ये भी एक फैक्ट है, ध्यान रखना। कहा जाता था इस परियोजना की रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर की गई थी। दामोदर नदी निगम की स्थापना 1948 में की गई। मेथोन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पर परियोजना के प्रथम चरण में किया गया था। ये तिलैया पूछा गया है, तिलैया बराकर नदी कई बार पूछा गया है, याद रखना मैचिंग में। तो तिलैया मतलब तिल्लीला और बराकर मतलब जलाकर। तो तिलैया बांध किस नदी पे है, बराकर नदी पे, कई बार पूछा है ना। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध कोडरमा जिले में बरकर नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण 1953 में पूरा हो गया था। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से जो है हमने जितनी भी महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो सकती थी उनको देख लिया, उनको समझ लिया, उनको कर लिया। ठीक है, अब हम जो इनके प्रमुख और भी अंतर्राष्ट्रीय जल, जो इनमें जल विवाद इत्यादि हैं, उनको भी देख लेते हैं। बाद में चीजें एक तरीके से दोबारा से रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद क्या है, देखो। इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया। अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों, मैटर क्या है, मैटर ये है कोई नदी दो राज्यों में बह रही है। मान लो एक हमारे घर पे बह रही है, तुम्हारे घर पे बह रही है, तुम्हारे जो है घर वाले शैतान हैं, अरे चलो हमारे हैं, उन्होंने क्या करा, उसको जो है कपड़ा उपड़ा धर के नदी को रोक लिया, सारा पानी बोले तेरी तरफ पानी नहीं दूंगा, मैं ही में रखूंगा। तो ऐसे थोड़ी होगा यार, है ना। तुम बांध बना के सारा पानी रोक लोगे, हम प्यासे मरेंगे, तो क्या होगा, अब होगी क्रांति, मतलब आंदोलन होगा, मतलब लोग अपोज करेंगे, सरकारें अपोज करेंगी, मतलब विवाद बढ़ेगा, थाने में जा, मतलब सब चीजें होंगी फिर, है ना। तो क्या होगा कि इस विवाद को रोकने के लिए ही क्या किया गया है, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद का जो है गठन किया गया है। ठीक है, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद का गठन किया गया है ना। चलिए, अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए संसद ने संविधान के अनुच्छेद 262 पॉलिटी का सवाल है ना अंतर्गत अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, ये पूछा जाता है कब, 1956 को अधिनियमित किया। अधिनियम को अगस्त 2002 में केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर संशोधित भी कर दिया गया है। तो एक तो अनुच्छेद पॉलिटी की दृष्टि से याद रख लेना, अंतरराष्ट्रीय नदी जल विवाद का क्या जो है आर्टिकल है, तो कैसे याद रखना भाई, नदी इधर भी बह रही है, इधर भी बह रही है, दो किनारों पे बह रही है, मतलब दो बीच में 6 और 2, मतलब 262 आर्टिकल जो है वो किसके लिए है, वो नदी जल विवाद के लिए है। ठीक है, चलिए, ये बहुत सारे नदी जल विवाद है, किस किस के बीच में, इनको देख लेते हैं। जैसे महानदी जल विवाद जो है वो किस किस के बीच में है, ओडिशा और छत्तीसगढ़। आसपास के जो एरिया होंगे ना, जो प्रदेश होंगे, अब एक दे दे ओडिशा, एक दे दे गुजरात, तो ऐसी तो कोई नदी नहीं है जो वहां से वहां तक बहती रहे, है ना, और बहेगी तो बीच वाले राज्य भी उस विवाद में शामिल हो जाएंगे। तो महानदी कौन सी है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। कृष्णा नदी जो है बड़े एरिया में बह रही है, तो इसमें आंध्र प्रदेश भी है, कर्नाटक
कर्नाटक भी है, महाराष्ट्र भी है ना, और तेलंगाना भी है। 4 राज्य टोटल कृष्णा नदी जल विवाद में है। वंशधारा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। रावी ब्यास याद रख लेना, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है, इन्हीं के आसपास से बहती है, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इस विवाद में शामिल है। गोदावरी नदी जल विवाद में कौन कौन शामिल है? तो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। 5 राज्य जो है गोदावरी नदी जल विवाद में शामिल है। नर्मदा नदी जल विवाद में कौन कौन होगा? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। जो लाभ ले रहे हैं वही इस विवाद में शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि बांध इत्यादि बनाने से दूसरे का हित प्रभावित होता है, और जब दूसरे का हित प्रभावित होता है तो वो चिल्लाता ही है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 262 में व्यवस्था की गई है कि यदि 2 राज्यों में कोई अंतरराज्यीय नदी जल विवाद होगा तो उसमें आप एक नए जो है अधिकरण का गठन कर सकते हो। और उसका प्रयोग करते हुए संसद ने 1956 में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम पारित किया, है ना, जिसमें जो है सरकारी आयोग की सिफारिश पर 2002 में भी जो है कुछ संशोधन किए जा सके हैं। ठीक है, चलिए अब कृषि से रिलेटेड जो बेसिक डाटा है उसको देख लेते हैं, है ना, ये पेपर में पूछा जाता है। जैसे भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र भारत में कितने हैं? 20 हैं। ठीक है, मिश्रित कृषि का क्या मतलब होता है? मिश्रित कृषि का मतलब है आदमी कृषि भी कर रहा है और पशुपालन भी कर रहा है ना। फॉर एग्जांपल कि उसने खेत के छोटे से भाग में क्या किया है? मछलियों का जो है एक तालाब बना दिया है, उसमें मछली पालन कर रहा है। बाकी खेत में क्या कर रहा है? बाकी खेत में खेती कर रहा है। अब तालाब से जो गंदगी निकलती है, जो मछलियों का अवशिष्ट निकलता है, वो प्रोटीन होता है एक तरह से, उनके हिसाब से, खेत के हिसाब से पोषक तत्व है, तो उसने उसको निकाल के खेत में फैला दिया, फसल भी हरी भरी हो गई। मतलब एक साथ 2 काम किए उसने, खेती भी किया और पशुपालन भी किया, जिसकी वजह से उसको तमाम लाभ भी हुआ। तो इस प्रकार की कृषि को क्या बोलते हैं? मिश्रित कृषि। अंतर फसली खेती क्या होती है? एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना, इसको बोलते हैं अंतर फसली खेती। ठीक है, चलिए एगमार्क क्या होता है? एगमार्क दिया जाता है किसी भी चीज को। एगमार्क मतलब कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण ये होता है कि हाँ भाई ये उत्पाद गुणवत्तापूर्ण है, एगमार्क युक्त है। ठीक है, चलिए अब देखो भाई झूमिंग खेती क्या होती है ना, इसको देखते समझते हैं। झूमिंग खेती से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या है। झूमिंग खेती क्या होती है पहले तो समझ लो। जैसे एक स्थान विशेष पे खेती कर रहे हैं, मान लो, ठीक है, एक स्थान विशेष पे खेती कर रहे हैं, लेकिन जब पता चलता है कि इस भूमि की उर्वरता कम हो गई तो वहां की फसल को जला दिया जाता है, दूसरी एरिया की जाके एरिया साफ किया जाता है, उस एरिया को एज इट इज छोड़ दिया जाता है, फिर उस एरिया में खेती की जाती है, तब तक उस भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है। खाली रहते रहते वो भूमि थोड़ी सी दोबारा से फर्टाइल हो जाती है, फिर उस भूमि को ऐसे ही कर दिया जाता है, इसको यूज किया जाता है। मतलब एक एरिया विशेष में यूज करना, दूसरे को खाली छोड़ देना, इस प्रकार की जो कृषि पद्धतियां है उसको झूमिंग कृषि कह रहे हैं। कैसे हो रही कृषि? झूम झूम के हो रही है। अभी इधर थी, अब झूम के इधर आ गई, मतलब झूम झूम के खेती हो रही। ठीक है, अब इसको विभिन्न जगह विभिन्न नाम दिया जाता है। जैसे झूम खेती कहां कहते हैं? तो झूम खेती कहते हैं सर उत्तर पूर्व भारत में, विशेषकर असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मतलब उत्तर पूर्व पूरा ही नॉर्थ ईस्ट मान लो, उसमें क्या कहते हैं? इसको झूमकृत खेती कहते हैं। पामलू किसे कहते हैं? पामलू खेती कहते हैं इसको मणिपुर में। याद रखना इनमें मणिपुर नहीं है, है ना, पूर्वोत्तर में कह रहे हैं लेकिन मणिपुर इसमें नहीं है। मणिपुर में इसको क्या कह रहे हैं? पामलू। तो झूमिंग खेती हो रही है, खेती करते करते मणि मिल गई उसे, तो बोले ले मणि, बोले क्या करूं? बोले थामलू, मतलब अपने हाथ में रख ले। पामलू मतलब थामलू, तो थामलू क्या? थामलू मणि थामलू, क्यों? खेती करते हुए मिली थी, झूमिंग खेती करते हुए, तो पामलू मणिपुर। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना और याद रखना ये अलग है, ऑप्शन में दे देगा मणिपुर, मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे। दीपा कहां कह रहे हैं इसको? दीपा कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप से दीपा याद कर लोगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा कह रहे हैं, और छत्तीसगढ़ की दीपा कोई होगी, ऐसे करके ध्यान रख लेना। तो छत्तीसगढ़ की दीपा है या दीपा के 36 नखरे हैं, कैसे भी याद कर लेना। ठीक है, तो ये जो है ये कहाँ है? दीपा कहाँ कहते हैं? छत्तीसगढ़ में और लक्षद्वीप में। ठीक है, सॉरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बेवर या दहिया, बेवर या दहिया क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में। तो भाई मध्य प्रदेश में लोग कह रहे हैं कि यार यहाँ तो मिट्टी ठीक ठाक है, तुम यहाँ क्यों झूमिंग खेती कर रहे हो? बेवर बावरा है क्या? दहिया है ना,
भैया बावरा है क्या? बेवर मतलब बावरा। तुम मध्य प्रदेश में क्यों झूमिंग खेती कर रहे हो? झूमिंग खेती तो इधर उधर करो जहां भूमि की कमी हो, मध्य प्रदेश में तो भूमि है, तो इसको बेवर या दहिया कहते हैं। पोंडू या पेंडा, तो ये तो नाम से ही क्लियर है, आंध्र प्रदेश में कहेंगे, ठीक है। मालीकोंडा, पेलकोंडा, ये सब पहाड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, तो इसलिए ये आंध्र प्रदेश में ही होगी पेंडा या कोंडा। पामा डाबी या कोमान जो है वो कहाँ कह रहे हैं? ओडिशा में कह रहे हैं, इसको ध्यान रख लेना। कुमारी कहाँ कह रहे हैं? कुमारी कह रहे हैं इसको पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट को याद रखो, ये रहे पश्चिमी घाट, है ना, ये रहे पश्चिमी घाट। यहाँ क्या होती है सर? वर्षा ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है तो कुमारियों को, कुमारी कन्याओं को कौन सी जगह पसंद होगी? ऐसा ही मौसम पसंद होता है, तो वर्षा जहां ज्यादा होती है मतलब पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट में झूमिंग खेती को क्या कह रहे हैं? कुमारी कह रहे हैं, ठीक है। चलो, बालरे या बलतारे किसको कहते हैं? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहते हैं बालरे, ठीक है। चलो, फिर खिल कहाँ कहेंगे? तो खिल कहाँ कहेंगे? हिमालयन क्षेत्र में, क्योंकि हिमालयन क्षेत्र में तो थोड़ी बहुत भी खेती हो जाएगी तो खिली कहलाएगी भाई, खिल ही जाएगा सब कुछ, है ना, मन प्रसन्न प्रसन्न सा हो जाएगा तो वो खिल हो जाएगी। चलो, कुरुबा कहाँ कहते हैं? तो कुरुबा झारखंड में कहते हैं, ठीक है। कुरुबा कहाँ कहते हैं? झारखंड में कहते हैं, तो इसको जो है याद रख लेना, कुरुबा कह रहे हैं झारखंड में। और छत्तीसगढ़ में क्या था? दीपा के 36 नखरे थे, तो कुरुबा और छत्तीसगढ़ को याद रखोगे। कुरुबा आपके झारखंड में है और आपके कुरुबा, तो ऐसे याद रख लो कि मैं झूमिंग खेती कुरुबा मतलब मैं झूमिंग खेती करूंगा, तो आपसे लोग कह रहे हैं भाई उसमें बहुत झाड़ है, एक जगह जमीन साफ करनी पड़ती है, दूसरे की घास जलानी पड़ती है, ये है वो है, तमाम झाड़ है, तो तू वो मत कर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आ गए विश्व में झूमिंग खेती के बहुत से नाम हैं। अब विश्व में भी तो झूमिंग खेती हो रही है ना, विश्व में भी अलग अलग जगह हो रही है, तो कहां कहां हो रही है? मैक्सिको और मध्य अमेरिका में हो रही है। मैक्सिको देख पा रहे हो, ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका प्रायद्वीप का हिस्सा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा मान लो, और ये यहाँ ये वाला हिस्सा जो रहा ये मैक्सिको रहा, ठीक है। ये मैक्सिको, ये अलास्का, ये कनाडा, ये यूएसए, ठीक है। तो ये मैक्सिको वाला एरिया रहा, यहाँ हो रही है मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। इसको क्या बोल रहे हैं? मिल्पा, ठीक है, मिल्पा बोल रहे हैं। तो झूमिंग खेती को क्या कह रहे हैं यहाँ? मिल्पा, ठीक है। चलो, कोनू को कहाँ कह रहे हैं? वेनेजुएला में कह रहे हैं। वेनेजुएला कहाँ पड़ता है? यहाँ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ेगा। वेनेजुएला भी दिखा देता हूं, कोने से में है इसीलिए कुनुको कह रहे हैं। ये दक्षिणी अमेरिका है ना, ये यहां से ऐसे है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पड़ता है, ऐसे वी शेप में ही पड़ता है वेनेजुएला, तो ये कोने से में है, तो इसको यहाँ क्या कह रहे हैं? कोनिको। और मिल्पा को कैसे याद रखोगे? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को कह रहे हैं भाई मिल जा तू मिल्पा, तू दोनों मिल जा, तब झूम खेती बढ़िया होगी तुम्हारी। बोले मैं ना मिल रही, मेरा मन नहीं है मिलने का, मतलब मैक्सिको मिलेगा कहाँ से? मैक्सिको के पास से, मैप से कनेक्ट कर रहा हूं मैं, तो मैक्सिको के पास से मिलेगा, मतलब मिल्पा, ठीक है। चलो, तो कोनुको मतलब ये कोने में है, सबसे ऊपर एक तरफ है, कोने में बीच बीच की जगह नहीं घेरी है वेनेजुएला। रोका किसको कह रहे हैं? रोका कह रहे हैं ब्राजील में। तो ब्राजील इतना बड़ा देश है, यहां से पूरा दक्षिणी अमेरिकाई देश है ब्राजील, तो ब्राजील ने क्या किया? बाकी सबको रोक लिया, बोले इस पूरे एरिया पे मैं रहूंगा। सारे ट्रिक आपकी मैप से कनेक्ट कर रहा हूं, मैप अगर क्लियर है तभी चीजें समझ में आएंगी। तो रोका, ब्राजील क्या कर रही है? रोक ले रही है, बोले भाई साहब अपन ने रोका, मैंने रोका, ठीक है, तो वो रोक ले रही है, ठीक है। चलो, ब्राजील। मोसोले कहां कह रहे हैं? मसोले कहां कह रहे हैं? मसोले मध्य अफ्रीका में कह रहे हैं, ठीक है। मसोले, तो यहां क्या है? सोले, मतलब यहां सोले वाली पिक्चर चल रही है, सारे डाकू गुंडे जैसे लोग हैं, है ना, मतलब मैं किसी पे न जाती टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें याद करना है, तो मसोले यहां सोले जैसी पिक्चर चल रही है मध्य अफ्रीका में। कितने आदमी थे? तो कहता है सरकार 2, ठीक है, तो इसको याद कर लेना मध्य अमेरिका में। लदांग कहां कह रहे हैं? इंडोनेशिया में कह रहे हैं लदांग, ठीक है। और रे कहां कह रहे हैं? रे कह रहे हैं वियतनाम। रे वियतनाम, ब्याह हो गया तेरा भाई रे, तो रे, ये सब झूमिंग खेती है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। मिल्पा तो मिलने की कोशिश कर रहा है दक्षिणी अमेरिका से, मिल्पा मतलब मैक्सिको और उसके आसपास के क्षेत्रों में। दूसरा कोनुको, कोने में कौन है? ब्राजील है, तो ब्राजील में हो गई। रोका, रोक किसने लिया? ब्राजील में पूरे में फैल गया, बोले मैं ही में रहूंगा, रोका, झूमिंग खेती हो गई। मोसोले, सोले वाली पिक्चर का सीन याद करो, और बोले वो सब कहां होता है? अफ्रीका में ही हो सकता है, अफ्रीका में। लदांग जो है कहां है? लदांग जो है इंडोनेशिया में है। इससे 3 द्वीप, अच्छा खासा एक द्वीप था सुमात्रा, 2 और लदे हुए हैं इससे 3, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक, 3 द्वीप और लदे हुए हैं। मतलब लदांग कहाँ खेती को कह रहे हैं? इसको इंडोनेशिया में कह रहे हैं। रे वियतनाम, वियतनाम मतलब बिया हो गया तेरा रे,
है ना, आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार विश्व में जो है झूमिंग खेती को इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब एक हरित क्रांति वाला और कॉन्सेप्ट है, जो हरित क्रांति जो है भारत में आई थी, जिसने कृषि उत्पादन को भारत में बढ़ाया, है ना। कौन भारत में लाया, विश्व में कौन लाया, कौन सी प्रजाति को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, ये सब सवाल इससे रिलेटेड आपके पेपर में पूछे जाते हैं, पूछे गए। ठीक है, चलिए तो विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है, याद कैसे रखोगे? हरित क्रांति और श्वेत क्रांति में कंफ्यूज आते हैं। तो बोरलॉग, बोरलॉग से याद करो बोरिंग, बोरिंग अरे खेत का कुआं जिससे पानी लगाते हैं, बोरिंग बोलते हैं भाई उसको, थोड़ी सी अपडेटेड भाषा में। ठीक है, चलो बोरिंग है तो बोरिंग है मतलब बोरलॉग, तो उसी से हरित क्रांति होगी, उसी से तो सारे खेत की सिंचाई हुई। तो ये जो है इसके जनक हैं। जन्म कब हुआ हमें कोई मतलब नहीं। मैक्सिको है, अमेरिका में जन्म हुआ है, लेकिन मैक्सिको में इन्होंने काम बेसिकली किया है। इनके द्वारा विकसित गेहूं की फसल है ना, गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा लाभ हुआ था। उच्च उत्पादकता वाली प्रजाति भारत, पाकिस्तान और मैक्सिको सहित अन्य देशों में गेहूं का उत्पादन कितना हो गया? दुगना हो गया। ठीक है, एक गेहूं डाला 4 गेहूं मिल गए, पहले 2 मिलते थे अब 4 मिल गए, मतलब गेहूं का उत्पादन दुगना हो गया। बोरलॉग को विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम और कांग्रेसनल गोल्ड मेडल तीनों ही प्राप्त हुए। कोई बात नहीं, 2006 में हमने भी पद्म विभूषण दे दिया कि भाई साहब हमारे यहाँ भी आपके जो है खेती के चक्कर में काफी प्रचार प्रसार हुआ है। और भारत में हरित क्रांति का पिता किसको कहते हैं, ये भी याद रखना, MS स्वामीनाथन को। ठीक है, याद कैसे रखोगे? आपने अभी ये किसान आंदोलन इत्यादि में सुना होगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। तो स्वामीनाथन मतलब खेती बाड़ी से संबंधित है, और खेती बाड़ी से संबंधित है तो हरित क्रांति के भारतीय पिता कहलाएंगे ही। तो हरित क्रांति का विश्व में पिता कौन कहलाता है? नॉर्मन बोरलॉग, और भारतीय पिता कौन कहलाता है हरित क्रांति का? MS स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए इनके नेतृत्व में ही सफलतापूर्वक भारत में गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों को विकसित किया गया, जिसके बाद में भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का भी अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी बल दिया गया। कि हरित क्रांति में ऐसा थोड़ी ना था गेहूं ले आए चच्चा तो वही गेहूं हमने डाल दिया मिट्टी में और लो भैया दाम एकदम जो है उत्पादन ही उत्पादन हो रहा है, ऐसा उत्पादन किसी ने सोची ना होगी। सिर्फ उत्पादन ऐसा नहीं था, है ना, और भी बहुत सारी सुविधाएं, सिंचाई इत्यादि को, है ना, बिजली इत्यादि की सुविधाओं को बढ़ाया गया। इसके साथ साथ इसका भी प्रयोग किया गया। भारत में उत्पादन गेहूं का भी बढ़ा। विश्व में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन। प्रजाति कौन सी है गेहूं की? किस किस को फायदा हुआ? बेसिकली मैक्सिको में उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया था। आगे चलते हैं। अब कृषि से रिलेटेड बहुत सारी क्रांति होती है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो आपसे पेपर में पूछी जाती है। मैचिंग में प्राय ये सवाल, मैचिंग का प्राय ये सवाल फेवरेट सवाल है। ठीक है, मैचिंग का फेवरेट सवाल है। देखो भाई, हरित क्रांति आपको पता चली गया खेती खाद्य उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति, अब कलर मिलाओ, जैसे ही कलर मिलाओगे आंसर मिल जाएगा। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फलों के उत्पादन से और सब्जी उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित होगी? सफेद क्या होता है? दूध, दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित होगी? मछली उत्पादन से। क्यों? क्योंकि मछली जल की रानी है, जल होता है नीला, इसलिए नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। लाल क्या क्या होता है? तो लाल टमाटर होता है सर। मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित कौन सी है? रेड जो है रेवोल्यूशन है। काली क्रांति किससे संबंधित होगी सर? पेट्रोलियम काला होता है, पेट्रोलियम उत्पादन। कलर मिलाओगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, गोल क्रांति किससे होगी? तो गोल गोल क्या होगा? आलू होगा, तो आलू उत्पादन से क्या है? गोल क्रांति संबंधित है। फिर पीली क्रांति, तिलहन सारे पीले होते हैं, सरसों के तेल से लेके सब लगभग हल्के पीले, आप रिफाइंड ले लीजिए, विदेशी की ले लीजिए, हल्का बहुत पीलापन होता ही है, तो तिलहन उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति, याद रखना गुलाबी और लाल, वैसे तो लाल टमाटर इत्यादि के लिए, लेकिन लाल में भी मांस का मान लेते हैं, मांस की क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है पिंक रेवोल्यूशन, ये बेसिकली मांस, झींगा, मछली उत्पादन और प्याज उत्पादन। मछली रहने देना इसमें, झींगा मछली कह रहा है तो ठीक है, झींगा मछली गुलाबी क्रांति के अंतर्गत आती है। मछली उत्पादन नीली क्रांति के अंतर्गत आता है। तो झींगा उत्पादन हो रहा है, झींगा भी एक मछली की तरह ही एक जल का वो होता है आइटम, खाते पीते हैं लोगों से, खैर पता नहीं कैसे खा लेते हैं भाई, है ना। तो झींगा और प्याज उत्पादन से रिलेटेड गुलाबी क्रांति है। तो इस प्रकार आज की जो हमारी कक्षा थी इतना ही था, कम चीजें थी। इसको एक बार फटाफट से 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपकी चीजें दोबारा से अच्छे से रिवाइज हो जाए। चलिए
हमने शुरुआत की थी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से, है ना। हमने सबसे पहले परियोजना देखी थी सरदार। तो सरदार मैंने आपको बताया था नरम है, सरदार जी की मूर्ति गुजरात में, तो सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी और गुजरात, ठीक है। फिर हमने बताया भाखड़ा नागल, बोले कोई भी गल मत करो, सब बांग्ला करो, सब लोग मतलब सतलुज, और कहां पर है ये आपका है हिमाचल प्रदेश में। फिर हमने बताया शिव समुद्रम, तो जहां ब्रह्मा जी रहेंगे वहीं शिव जी रहेंगे, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, और कौन गिरी थी ब्रह्म की पहाड़ी पे से कावेरी। कावेरी कहां है, कर्नाटक, मतलब कर्नाटक, कावेरी और शिव समुद्रम, ठीक है। फिर हमने आपको बताया नागार्जुन, तो कालियानाग को किसने निपटाया था, कृष्णा नदी ने, कृष्ण जी ने। कृष्णा नदी कहां पड़ती है आपकी, आंध्र प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। चलिए फिर हमने देखा हीरा कुंड, तो हीरा ठाकुर हमने देखा था, और हीरा ठाकुर क्या थे, सबसे लंबे थे, तो मतलब लंबाई में के मामले में भी सबसे बड़ा बांध है ये हीरा कुंड। और हीरा ठाकुर क्या थे, महान आदमी थे, तो मतलब महानदी पर है, और कहां पड़ता है आपके ओडिशा में। इडुक्की, बोले एक डुबकी तो लगा ले यार, मतलब पेरियार, और पेरियार नदी कहां है आपकी, केरल में पड़ती है, तो ये भी हो गया। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर ही है, वेस्ट बंगाल में है। माता टीला, माता और बेता याद किए थे, मतलब बेतवा नदी, और कहां पड़ती है, उत्तर प्रदेश में। किसकी सहायक है, यमुना की। पोचमपात जो है वो कहां पड़ता है आपका, तेलंगाना में, और गोदावरी नदी पर है, ठीक है। चलिए रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ती है। टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध, क्यों, क्योंकि पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, तो पहाड़ की ऊंचाई तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, इसलिए सबसे ऊंचा है। स्थलीय, नीचे से भी ऊंचा है, स्थलीय उच्चा बच्च वहां ऐसे हैं। और किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है, कहां है, उत्तराखंड में, ठीक है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, और राजस्थान मध्य प्रदेश में पड़ती है। चलिए फिर हमने इनको डिटेल में देखा, इनको भी देख लेते हैं। नर्मदा 5वीं सबसे बड़ी नदी है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में, हमने देखी आए। मध्य प्रदेश और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं, इससे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, 4 बड़े राज्यों को इससे लाभ होता है। और इसी से रिलेटेड एक नर्मदा बचाओ आंदोलन था, जिसको मेधा पाटकर द्वारा शुरू किया गया था। भाखड़ा नागल तो हमने याद किया था, कोई गल नहीं, सब भांगड़ा करो, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इससे लाभान्वित होंगे, सतलज नदी पे है, ठीक है। चलिए फिर हमने देखा कावेरी, तो कावेरी इससे जो है, कावेरी यद्यपि पहली पूर्ण रूप से विकसित जल विद्युत परियोजना है, लेकिन इससे पहले दार्जिलिंग में एक और जो है सबसे पहली बनी थी, जिसको सिद्रोपांग जल विद्युत योजना कहते थे, जल विद्युत संयंत्र कहते थे। बाकी ये जो है उसके बाद दूसरी है ना, तो इसको याद रखोगे। फिर नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड बांध जो है हीरा ठाकुर महानदी, और जो है कहां पड़ जाएगी आपकी, ओडिशा में। फिर हमने देखा चंबल पे, तो चंबल इटावा जो है, चंबल नदी जो है यमुना की सहायक है, और इटावा में जो है यमुना से मिल जाती है। और इस पे 3 बड़े बांध हैं, गांधी सागर मध्य प्रदेश, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और जो है राणा प्रताप, ये दोनों कहां पड़ते हैं, राजस्थान। खूब पेपर में पूछे गए हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखना। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, भागीरथी और भिलंगाना के संगम के आसपास है, ठीक है, और सबसे ऊंचा बांध। फिर हमने देखा दामोदर, तो दामोदर किसकी, हुगली की सहायक नदी है। हुगली क्या है, फरक्का के बाद जो गंगा 2 भागों में बट जाती है उनमें से एक है, और इसी की एक सहायक नदी है बराकर, जिसपे एक और बांध है तिलैया। पेपर में कई बार पूछा गया, तो मैंने आपको लगा था तिलैया मतलब तिल्लीला, बराकर मतलब जलाकर, ठीक है। चलिए फिर अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, 2 राज्यों के बीच कोई नदी बह रही तो उनमें जल विवाद हो सकता है। आर्टिकल 262 संविधान का अनुच्छेद 262 ये उपबंध करता है कि अगर ऐसा है तो संसद को शक्ति है उन दोनों के मध्य कोई एक जो है ट्रिब्यूनल बना दे, एक अंतरराज्यीय जल विवाद निपटान संयंत्र बना दे। 262 याद रखना। अधिनियम इसके तहत कब पास किया गया है, 1956, और सरकारी आयोग की सिफारिश पर 2002 के बाद इसमें संशोधन भी किया जा चुका है। ये कुछ महत्वपूर्ण है। ऐसे महानदी किधर पड़ेगी, झारखंड और जो है आपके ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, उनके बीच का विवाद है। कृष्णा जो है 4 राज्यों में जल विवाद है कृष्णा का, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। फिर रावी और ब्यास का ऊपर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है। गोदावरी का आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। नर्मदा का गुजरात ऊपर राजस्थान, नीचे महाराष्ट्र, इधर मध्य प्रदेश, इनके मध्य है, ठीक है। फिर हमने देखे कृषि के महत्वपूर्ण क्षेत्र, ये कई बार पूछा गया, कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है भाई, 20, इनको मत भूलना। मिश्रित खेती क्या होती है, कृषि पशुपालन। अंतर फसली क्या होती है, एक साथ कई फसल उगा लेना। एगमार क्या होता है, कृषि उत्पादों की बेहतर की पहचान के लिए। फिर हमने देखा झूमिंग कृति को क्या क्या कह रहे हैं, जैसे झूम, तो झूम कहां हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में, सिवाय मणिपुर। मणिपुर में किसे होता है, पालमू मतलब थामलू, किसको, मणि को। भाई झूमिंग खेती करते करते मणि मिल गई थी, मतलब मणिपुर में उसको पामलू कहते हैं। दीपा क्या है, 36 नखरे हैं उसके दीपा के, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा कहते हैं। बेवर और दहिया, बेवर मतलब बावरे हो गया यार, मध्य प्रदेश में जमीन है, वहां भी तुम जो है झूमिंग खेती कर रहे हो, ठीक है। पोंडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में पड़ती है। पामाडावी या कोमान जो है ओडिशा में बोलते हैं। कुमारी जो है पश्चिमी घाट, मैंने आपको बताया पश्चिमी घाट में बारिश ज्यादा होती है, बारिश कुमारी को पसंद है इसलिए वहीं चली गई, ठीक है। बालरे या बलतार जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। फिर खिल कहां कह रहे हैं, हिमालयन क्षेत्र में अगर झूमिंग खेती, कैसी भी खेती हो जाएगी तो लोग खिल जाएंगे, नहीं तो खिल हो गई। कुरुबा जो है
वो झारखंड में है। बोले मैं नहीं करूंगा। कुरबा मैं नहीं करूंगा। क्यों? बोले बहुत सारे झाड़ हैं। विश्व में क्या क्या कह रहे हैं? मिल्पा तो मैक्सिको कह रहा है मिल जा भाई, नहीं मिल रहा, वो कह रहा है मैं अलग अलग ही रहूंगा दोनों महाद्वीप, तो मिल्पा मैक्सिको में कह रहे हैं। कोनको कोने में है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, कौन? वेनेजुएला में है। रोका किसने सारा एरिया रोक लिया? ब्राजील ने, तो ब्राजील में कह रहे हैं। मोसोले किसको कह रहे हैं? मोसोले, सोले वाली पिक्चर, तो मध्य अफ्रीका में ही जो है पूरा ऐसा वाला एरिया है। लद्दाख कहां कह रहे हैं? इंडोनेशिया में कह रहे हैं। मतलब लद्दाख बोले इसके साथ बहुत सारे लद्दर लगे हुए हैं, सुमात्रा के साथ, जावा, बाली, लोम्बेक, इंडोनेशिया के 4 द्वीप, ठीक है। फिर रे, बोले रे वियतनाम, ब्याह कर लिया तूने रे, है ना। चलिए, और फिर हरित क्रांति देखी, तो हरित क्रांति के जनक किसको कह रहे हैं? अर्नेस्ट नॉर्मन बोरलॉग को कह रहे हैं। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन इसके जनक हैं, है ना। गेहूं की फसल थी जिसका सर्वाधिक उत्पादन भारत में हुआ, है ना। चलिए, फिर जो है विभिन्न क्रांति थी। हरी क्रांति मतलब कृषि क्षेत्र, सुनहरी क्रांति मतलब हो जाएगी फल और सब्जी उत्पादन से, श्वेत मतलब दूध, नीली मतलब मछली उत्पादन, लाल मतलब टमाटर उत्पादन, काली मतलब पेट्रोलियम उत्पादन, गोल मतलब आलू उत्पादन, पीली मतलब ये जो तिलहन वाली फसलें हैं इनका उत्पादन, गुलाबी मतलब मांस और झींगा उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की आपकी जो क्लास थी पूरी विभिन्न जो परियोजनाएं हैं और आपकी उसके साथ साथ एग्रीकल्चर का जो पोर्शन था, जो बेसिक पोर्शन था पेपर में पूछा जाता है या जिनसे सवाल ज्यादा पूछे गए, वो मैंने आपको करा दिया। कक्षा आपको कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करिए। समय आपके प्रीलिम्स को अब लगभग महीना भर बचा है। दमदार तरीके से पूरी मेहनत के साथ जुट जाइए, क्योंकि रिवीजन ही अंतिम सफलता दिलाएगा। जो जितना इस समय पढ़ लेगा पेपर में उतने नंबर खींच लेगा, ठीक है। चलिए, तो मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।